friends, welcome to Duhat. Today we are going to discuss about Article 21. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल है जिसे जुडिशरी में सबसे ज्यादा इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो वो सदियों तक चलता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी और सोसाइटी की थिंकिंग जो होती है हमेशा हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसी लिए हमारी जुडिशरी ने आर्टिकल 21 के मीनिंग्स और पर्पस को डिफरेंट हमेशा इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। और उनसे डिफरेंट इन्फर्ड राइट्स का इवोल्यूशन हुआ है। डिफरेंट इन्फर्ड राइट्स का इवोल्यूशन हुआ है। इन्फर्ड राइट्स क्या होते हैं कि ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय तो नहीं थे लेकिन बाद में इनका इवोल्यूशन हुआ है और अब वो क्या है, एज अ पार्ट ऑफ उस आर्टिकल के पार्ट है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जीने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं होती है, बल्कि फ्रीडम, लिबर्टी, राइट टू लिव इन ए पॉल्यूशन लेस एनवायरनमेंट, इन सब की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो कुछ इन्फर्ड राइट्स की जरूरत पड़ी, इनका इवोल्यूशन हुआ। अगर इन कुछ इन्फर्ड राइट्स की बात की जाए तो जैसे कि राइट्स कौन कौन से इवॉल्व हुए हैं। पहला है राइट टू ए डिग्निफाइड लाइफ, दूसरा राइट टू रेपुटेशन, राइट ऑफ ए पर्सन इंक्लूडिंग एन एक्सीडेंट विक्टिम टू गेट मेडिकल एड और ट्रीटमेंट इन मेडिकल लीगल केसेस में, राइट टू सेंटर डाई विद डिग्निटी, प्राइवेसी, right to speedy trial, right to live in a clean environment, right to earn livelihood, right to living wages, right of a couple to adopt a child to make their life more meaningful, और क्या है, बढ़ावा क्या है, right to get bail, right to go abroad, right against torture and cruel punishment, right to sleep। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 21 है क्या, ठीक है। इसका कंटेंट क्या है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 कहता है इट डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो तीन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ, ठीक है, लाइफ एक कीवर्ड है, और एक क्या है, पर्सनल, ये लिबर्टी कीवर्ड है, और तीसरा जो कीवर्ड है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये तीन कीवर्ड है, इन्हीं के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 21 जो हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो उनका प्रोविजन क्या कहता है कि no person shall be deprived of the life and personal liberty except to due process of the law, ठीक है। वहां पे क्या है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज क्या है, ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अब हमें पहले समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अंतर क्या है। तो देखते हैं हम दोनों के बीच में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में अंतर क्या है। पहला तो अंतर ये है कि ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, दूसरा ये है कि ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब कि ये कहता है कि द लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है। जबकि इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तीसरा क्या है, ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस में दो चीजें आती है, एक सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस होता है और दूसरा होता है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस होता है बेसिकली लेजिस्लेचर, भाई लेजिस्लेचर है, कानून बना सकता है, तो जो कोर्ट क्या कर सकता है उसके भी विजडम को भी चैलेंज कर सकता है, क्वेश्चन मार्क कर सकता है सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, यानी आपने अपने लॉ ये कैसे बनाया है, ठीक है। जबकि प्रोसीजरल में क्या होता है, जो भी पर्सन होगा उसे पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उसे की कोर्ट सुने, ठीक है, उसकी बात सुने, ठीक है, उसकी सारी बात सुने और वो अपने आप को डिफेंड कर सके, ठीक है।
ये प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस में होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, प्रोसीजरल एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होता है कि इसके लिए केवल एक कानून होना चाहिए। इफ देयर इज अ लॉ रिलेटेड टू ए केस, यानी जो केस है उससे कोई लॉ है कि नहीं लॉ बुक में, ठीक है। ये देख लिया कि कोई लॉ, उस केस का कोई लॉ है, ठीक है। अब जो लॉ बना है दूसरी चीज, वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है कि नहीं। तो हमारे अगर इंडिया में देखा जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो लॉ बनाती है? पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर यही लॉ बनाती है। तो क्या इनके द्वारा वो लॉ बनाया गया है कि नहीं, ठीक है। तीसरा है, अगर जो लॉ है वह सही तरीके से वो प्रोसेस बाय प्रोसेस वह फॉलो हुआ है कि नहीं, ठीक है। वो उसमें प्रोसेस से मतलब रखते हैं, ठीक है। वो उसके विजडम पे नहीं जानते हैं, लॉ के विजडम पे नहीं जानते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में, ठीक है। और ये चौथा क्या डिफरेंस है, ये रिस्ट्रिक्शन किसमें करता है? लेजिस्लेचर पे करता है, और एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पे भी रिस्ट्रिक्शन करता है। जबकि ये रिस्ट्रिक्शन केवल किस पे करता है? एग्जीक्यूटिव पे करता है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर थे वो ड्यू प्रोसेस के समर्थक थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन बाकी मेंबर्स थे वो मतलब कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई सोशल लेजिस्लेशन बनेगा तो ये ड्यू प्रोसेस है वो बहुत ही सही नहीं होगा, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस है वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करता है, न कि पूरे सोसाइटी को, ठीक है। तो उसमें क्या ब्रिंग अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है, ड्यू प्रोसेस से, और अनसर्टेनिटी आएगी, और ये जो उसका डिसीजन होगा वो वेरी करेगा। जजेस में भी वो क्या करेगा? वेरी करेगा। जज टू जज क्या करेगा? वो वेरी करेगा, ठीक है, ये करेगा। तो इसके बाद हमने क्या मतलब कि यूज किया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का यूज किया गया, ठीक है। अच्छा, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में हमें ये जो आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो राहत मिली, लेकिन आर्बिट्रेरी जो लेजिस्लेटिव एक्शन से राहत नहीं मिली। कब तक नहीं मिली? 1978 तक, ठीक है। 1978 तक, जब तक मेनका गांधी केस नहीं आया, ठीक है। मेनका गांधी केस जो था वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था आर्टिकल 21 के लिए। इट ब्रॉडेन द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ब्रॉडेन कर दिया उसके स्कोप को, ठीक है। अच्छा, मेनका गांधी केस से पहले एक केस था ए.के. गोपालन का केस, वो जाना बहुत जरूरी है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो ए.के. गोपालन क्या थे? एक बेसिकली कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, लीडर थे जिसे डिटेन करवा दिया गया था अंडर द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है। तो ए.के. गोपालन को अंदर करा दिया गया, नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस समय। तो इन्होंने क्या किया था? वो चैलेंज कर दिया था, लॉ को चैलेंज कर दिया था, वैलिडिटी ऑफ द लॉ को चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लॉ है वो ना तो उसमें सब्सटेंटिव नेचर है, ना उसमें प्रोसीजरल नेचर है, ठीक है। इसलिए वो क्या है? वह जो लॉ ही है अब्सर्ड है, ठीक है, वो लॉ ही फेक है, मतलब कि, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जब हम आर्टिकल, आप देख रहे हैं आर्टिकल 21 को देखिए, तो आर्टिकल 21 को और आर्टिकल 19 को दोनों को साथ साथ में देखिए। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 को, ठीक है, जब आप आर्टिकल 21 को राइट टू फ्रीडम के साथ इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट को कहा, ठीक है। तो बाद में कोर्ट ने क्या कहा कि ये दोनों, उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है एक फ्री पर्सन के लिए, ये जो राइट है वो बेसिकली क्या है? एक फ्री पर्सन के लिए है, जबकि आर्टिकल 21 क्या है? ये एक डिटेनी के लिए है, डिटेन्ड पर्सन के लिए है, जो कि बाद में मेनका गांधी के केस में इन्होंने क्या किया? अपने फैसले को पलट दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 और 21 को दोनों साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। अगर हम ए.के. गोपालन का केस देखते हैं तो उस समय लिबर्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो लिबर्टी जो होती है वो दो केसेस में सिर्फ इन्फ्रिंज हो सकती है। पहला, या तो कोई फिजिकल रिस्ट्रेंट हो या कि कोई कोर्सन, ठीक है। लेकिन उस समय का सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन था बहुत नैरोली था, ठीक है, नैरो इंटरप्रिटेशन था, जो बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा था 1978 में। मेनका गांधी के केस में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था,
बिना बताए हुए, ठीक है। तो मेनका गांधी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम ने कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी इंटरप्रिटेटेड इन नैरो सेंस, ठीक है। और क्या बोला कि आर्टिकल 19 एंड 21 फॉर्म एन इंटीग्रेटेड स्कीम, मतलब कि दोनों आपस में 21 आर्टिकल 21 और 19 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो गोपालन केस और मेनका गांधी केस में हमने दोनों की टर्म, मतलब कि एक की टर्म क्या, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा जो है वो क्या, लिबर्टी के बारे में हमने जाना इन दोनों केसेस से, ठीक है। अब तीसरा जो कीवर्ड है वो है लाइफ, लाइफ, ठीक है। लाइफ क्या होता है, लाइफ में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन किए गए हैं, ठीक है। लाइफ में एक्चुअली 14 से 15 राइट्स अभी तक कोर्ट ने क्या किया है, उसका इंटरप्रिटेशन किया है। तो जैसे हेल्थ जो है वो भी राइट टू लाइफ में आ जाता है। एनवायरमेंट मींस लिव इन ए मतलब कि गुड एनवायरमेंट एंड गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एयर इज आल्सो ए राइट टू लाइफ, ठीक है। फिर डिग्निटी के साथ जीना भी राइट टू लाइफ में है। लिवलीहुड राइट टू लाइफ में आता है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी क्या होता है, राइट टू, अगर आप किसी को अनऑथराइज्ड वे में किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो क्या होता है, राइट टू लाइफ में आता है, ठीक है। एजुकेशन भी राइट टू लाइफ में आता है। अच्छा एक चीज आप कमेंट में बताइए, क्या बताइएगा कि राइट टू लाइफ तो है, ठीक है, तो राइट टू डाई भी है क्या, कोई ऐसा राइट टू डाई भी है, कोई ऐसा केस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या, ये कीवर्ड्स इसमें आर्टिकल 21 में थी। अगर हम आर्टिकल 21 और इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 359 जो था, ठीक है, आर्टिकल 359 था, पहले क्या था, प्रेसिडेंट को पावर था कि वो क्या कर सकता है कि वो इमरजेंसी में आर्टिकल 21 को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन उसमें कब खत्म किया था, अगर हम देखेंगे 1962 में चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ, ठीक है, एक जो इमरजेंसी लगी थी 1976 में, तब ये क्या हुआ था, ये आर्टिकल 20 क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब 44वां अमेंडमेंट आया, ठीक है, अमेंडमेंट में इसने क्या किया, आर्टिकल 359 को ही अमेंड कर दिया था, ठीक है, आर्टिकल 359 को ही क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया कि अब जब भी इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 21 क्या होगा, अब सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। ये ओके, थैंक यू।